प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत है पाठ 10 कक्षा 8 की वसंत पाठ्य पुस्तक का, जो कि एक हास्य व्यंग्य की कहानी है। कहानी का नाम है कामचोर। इसकी लेखिका है इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई का जन्म 1915 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बदायूं में। ये उर्दू की साहित्य में इस्मत आपा के नाम से विख्यात हुई। इनका निधन 24 अक्टूबर 1991 में हुआ। इनकी पहली कहानी गेंदा, जिसका प्रकाशन 1949 में उस दौर की उर्दू साहित्य की सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिका साकी में हुआ, और पहला उपन्यास जिद्दी 1941 में प्रकाशित हुआ। इन्हें कई पुरस्कार व सम्मान भी मिल चुके हैं, जिसमें गालिब अवार्ड, टेडी लकीर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, इकबाल सम्मान, नेहरू अवार्ड, मखदूम अवार्ड। कुछ उनके उपन्यास और कुछ कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से प्रमुख है जंगली कबूतर, टेढ़ी लकीर, जिद्दी, एक कतरा ए खून, मासूमा, दिल की दुनिया, बांदी, बहरूप नगर, सैदाई। कहानी संग्रह में चोटें, छुई मुई, एक बात, कलियां, एक रात। विद्यार्थियों, सफलता के कुछ सूत्र हैं। यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो कुछ बातों का होना आपके जीवन में अनिवार्य है। परिश्रमी होना पड़ेगा, कर्मण्य होना पड़ेगा, स्फूर्ति होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, किसी भी विषय के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, सक्षम, शिष्टता, मधुर व्यवहार। यदि इन बातों के अलावा हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी है जो जीवन को असफलता के मार्ग पर ले जा सकती है, जैसे यदि हम जल्दी क्रोधित होते हैं, आलसी है, दूसरों के प्रति धृष्टता रखते हैं, अशिष्टता रखते हैं, अनादर करते हैं दूसरों का, और किसी भी कार्य के प्रति उत्साह नहीं है, और कोई भी बातों के लिए हम यदि ज्ञान नहीं रखते, तो ये सारी चीज़ें हमें असफलता के मार्ग पर ले जा सकती है। इसी तरह से इस कहानी में बच्चों को भी किस तरह का ज्ञान होना चाहिए कार्य करने के प्रति, उसके बारे में बताया गया है। कामचोर कहानी कहने की कला सहज है, सरल है। यह कहानी हास्य व्यंग्य शैली में लिखी गई है। इसकी भाषा बोलचाल की है। बच्चों की सोचने समझने की खूबियों को बताते समय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले वाक्य इस कहानी को रोचक बनाते हैं। कहानी के परिवेश को जीवंत करने के लिए कथाकार ने उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे, कुछ मुहावरे भी है। कुल मिला के कहानी बहुत ही रोचक है। तो प्रस्तुत है कहानी कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। कुछ तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। ये बात अब्बा ने कही, क्योंकि जो बच्चे हैं दिन भर कुछ भी कार्य नहीं करते थे और खा पी करके मोटे ताजे हो रहे थे। और सचमुच हमें ख्याल आया है कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है,
इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ उधर लुट गई, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला क्या काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे थे। यानी जो शाही आज्ञा है उस तरह से ये आज्ञा भी जारी हो गई कि यदि कोई काम नहीं करेगा तो उसको शाम का खाना नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। बच्चों ने कहा, भी हमें काम तो बताएं, क्या काम करें? बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों को पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब बच्चों को कुछ पारिश्रमिक देने का लालच दे दिया गया। कहा गया कि यदि तुम काम करोगे तो तुम्हें कुछ न कुछ पैसे दिए जाएंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो यानी वो भी तुम्हें मिल सकता है मालिक की जगह, यदि तुम काम करोगे तो। हैं, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, क्योंकि स्वप्न यही था कि पैसे मिलेंगे। तो सारे बच्चे काम पर तुल गए, काम पर जुट गए। लेकिन बच्चों का काम था। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और कानों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब ऐसे इस तरह से यदि बार बार काम के बीच में टोका जाएगा तो काम हो गया पूरा, कब काम होगा? असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यही ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। किया तो अच्छे के लिए था, लेकिन काम और ज़्यादा बढ़ गया, विस्तृत हो गया। अब सब आंगन से ही निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। यानी घर की जो भी चीज़ें जिसके हाथ में पड़ी वही पानी डालने के लिए ले ली गई। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद में बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। यानी पूरी
बटालियन भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। जैसे ही बड़े आए, बच्चे सारे भाग लिए वहां से। इस धींगा मस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए थे कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब पहले वाले काम तो हुए नहीं, चलो अब क्या करें, कुछ काम तो करना ही है। तो ख्याल आया कि मुर्गियों को ही दड़बे के अंदर बंद कर दिया जाए। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी की वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। जो दीदी का कुछ सजावट किया हुआ दुपट्टा था उसके ऊपर, और कुछ उनके सिर पर खीर गिर गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर जो सब की सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हों। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन मां एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी
और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों पर को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरे जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा ने कहा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, ये थी कहानी कामचोर। बालकों को कोई भी कार्य यदि हम शुरुआत से उनकी आदत बना देते हैं तो वो उस कार्य को ढंग से करते हैं। लेकिन पहले हम यदि उनको घर में आराम से रखते हैं, फिर अचानक किसी काम के लिए कह देते हैं, तो काम को बनाने की जगह वो बिगाड़ और देते हैं। इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों को काम करवाने के लिए उचित दिशा निर्देश देने चाहिए, तभी उनकी काम करने की आदत पड़ेगी। अन्यथा काम करने की जगह काम को खराब कर देंगे। इसमें कुछ शब्द आए हैं, तो उन शब्दों को आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। उर्दू के शब्द है। आशा है आपको कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।